हेलो व्यूअर्स। आज हम 12th क्लास के फ्लेमिंगो का चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन करेंगे। अबाउट द ऑथर, अल्फोंसे डाउडेट वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसे डाउडेट एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु कथा लेखक था। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वार इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। तो लास्ट लेसन है वो ऐसी पृष्ठभूमि में लिखी गई थी जब फ्रैंको पर्शियन वार चल रहा था, जिस वार में पर्शिया ने फ्रांस को हरा दिया था और इस लड़ाई का नेतृत्व बिस्मार्क ने किया था। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ, उस समय पर्शिया में शामिल होते थे, व्हाट नाउ जो कि अभी है, आर द नेशंस ऑफ जर्मनी पोलैंड एंड, अभी जर्मनी पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स हैं, वो उस समय पर्शिया में शामिल थे। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरिन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। तो इसमें जो अल्सेक और लॉरिन जो डिस्ट्रिक्ट है वो पर्शिया को दिए जाने थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस स्टोरी को पढ़कर ये पता लगाइए कि इसका स्कूल की लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ा। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैंने स्कूल जाना थोड़ा देरी से शुरू किया था। एंड वॉज इन ग्रेट डेड ऑफ स्कोल्डिंग, और डांटे जाने के भय से ग्रसित था। स्पेशली बिकॉज, खासकर क्योंकि एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। एम हेमल ने हमें ये कहा था कि वह पार्टिसिपल पे प्रश्न करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए मैंने ये सोचा कि मैं भाग जाऊं और पूरा दिन घर से बाहर बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, बाहर जो मौसम था वो बहुत गर्म था। सो ब्राइट, बहुत ज़्यादा चमकीला, यानी कि धूप बहुत अच्छी खिली हुई थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉ मिल, आरा मशीन के पीछे, द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्शिया के सैनिक थे, वो अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, ये सारा का सारा बहुत ज़्यादा आकर्षक था पार्टिसिपल्स के रूल के तुलना में। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मुझे सामना करने की क्षमता थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से जल्दी स्कूल की तरफ चल पड़ा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ इकट्ठी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 साल से, ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, सारी की सारी बुरी खबरें यहीं से आई थी। द लॉस्ट बैटल्स, हारी हुई लड़ाइयाँ, द ड्राफ्ट, सेना में सैनिकों की भर्ती, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। देन तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं इतनी तेजी से चला जितनी तेजी से मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, लोहार, वॉक्टर, जिसका नाम वॉक्टर था, हुआ देर, जो कि वो वहां खड़ा था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने चेले के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल आफ्टर मी, मेरे को पीछे से पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम बहुत टाइम से पहले ही स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वह मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं लिटिल एम हेमल के छोटे से गार्डन तक हाँफता हुआ पहुंचा। यूजुअली, सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होती है, देयर वाज ए ग्रेट बसल, वहां पर बहुत ज़्यादा हलचल होती है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको बाहर गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेजों का खुलना और बंद होना। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, पाठों का एक साथ दोहराया जाना। वेरी लाउड, वो भी बहुत तेज। विद आवर हैंड्स आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हमें अपने हाथों को अपने कानों पर रखना पड़ता था ताकि हम उनको अच्छी तरह से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और अध्यापक का बड़ा सा डंडा, रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पर खटखट की आवाज कर रहा था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब सब
अभी सारा कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैंने इसी शोरगुल पर भरोसा किया था। टू गेट टू माई डेस्क, मेरी डेस्क तक जाने के लिए। विदाउट बीइंग सीन, ताकि मेरे को कोई देखे नहीं। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना ही शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग को होता है। थ्रू द विंडोज आई सॉ माई क्लासमेट्स, खिड़कियों से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, जो कि अपने जगहों पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, एम हेमल ऊपर नीचे चल रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपनी आर्म में उस बड़े टेरिबल यानी भयानक डंडे को दबाकर रखे हुए इधर ऊपर नीचे घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, मेरे को दरवाजे को खोलना था और सबके सामने जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश, आप कल्पना कर सकते हैं मैं कितना शर्मिंदा हुआ। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल ने मेरे को देखा और विनम्रता से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच अपनी जगह पर जल्दी पहुंचो। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर भी शुरुआत कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं अपनी बेंच पर उछला। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मैंने अपने भय पर थोड़ा सा काबू पा लिया था। डिड आई सी दैट, मैंने तब तक नहीं देखा था कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हैड ऑन का मतलब पहना हुआ था। तो हमारे टीचर ने अपना बहुत सुंदर हरा कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड, उसकी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, तथा छोटी सी काली रेशमी टोपी पहन रखी थी जिस पर सभी तरफ कढ़ाई का काम किया हुआ था। इसे वह निरीक्षण तथा पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनता था। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. इसके अलावा सारा स्कूल काफी अजीब एवं गंभीर प्रतीत हो रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. किंतु जिस चीज ने मुझे सर्वाधिक आश्चर्यचकित किया वह थी पीछे की बेंचों पर, जो हमेशा खाली रहा करती थी, गांव के लोगों का हमारे ही समान चुपचाप बैठे होना। ओल्ड हॉसर, बूढ़ा हॉसर, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपनी 3 कोनों वाली टोपी के साथ। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, इसके अतिरिक्त कई दूसरे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति उदास दिखाई देता था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, तथा हॉसर एक पुरानी प्राथमिक पुस्तिका लेके आया था। थम्ब्ड एट द एजेस, जो किनारों पर अंगूठों से पन्ने पलटे जाने के कारण गंदी हो चुकी थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेज, और वह इसे अपने भारी भरकम चश्मे की मदद से, जो पन्नों के ऊपर आर पार रखा था, अपने घुटनों पर रखे हुए खोले था। While I was wondering about it all, जब मैं इस सब के बारे में आश्चर्य कर रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गया। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी विनम्र एवं गंभीर स्वर में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो उसने मेरे लिए प्रयोग किया था, सेड, बोला, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरिन,
बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेक तथा लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जानी है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। नया अध्यापक कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। यह तुम्हारा फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। What a thunderclap these words were to me. ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे। ओह द wretches, that was what they had put up at the town hall. अरे वे दुष्ट लोग, इसी बात को उन्होंने टाउन हॉल की सूचना पट पर लगाया था। My last French lesson, मेरा आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ। Why I hardly knew how to write. अरे मैं तो लिखना भी मुश्किल से ही जानता था। I should never learn anymore. अब मैं आगे और कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा। I must stop there. तब मुझे वहीं रुक जाना होगा। Oh, how sorry I was for not learning my lessons. अरे मैं कितना दुखी था कि मैंने अपने पाठ नहीं सीखे थे। For seeking birds' eggs और going sliding on the shore, कि मैं पक्षियों के अंडे तलाशता रहता था अथवा सार पर फिसलने के लिए चला जाता था। My books that had seemed such a nuisance a while ago. मेरी पुस्तकें जो कुछ समय पूर्व ही मुझे मुसीबत लगती थी। So heavy to carry. उठाकर चलने में इतनी भारी भरकम। My grammar and my history of the saints. मेरी व्याकरण की पुस्तक तथा संतों के इतिहास की मेरी पुस्तक were old friends now. अब मेरी पुरानी मित्र लग रही थी। That I cannot give up. जिनको मैं त्याग नहीं सकता था। And M. Hamel too. और M. Hamel भी, जिसको मैं त्याग नहीं सकता था। The idea that he was going away. यह विचार कि वह अब जा रहा है। That I should never see him again. कि अब मैं उससे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। Made me forget all about his ruler and how cranky he was. मुझे उसके डंडे तथा वह कितना क्रोधी एवं सनकी था को भूलने को बाध्य कर दिया। Poor man, बेचारा। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. आखिरी पाठ के सम्मान में ही तो उसने अपने रविवार के अच्छे वस्त्र पहने थे। And now I understood. और अब मैं समझा। Why the old men of the village were sitting there in the back of the room. क्यों गांव के बूढ़े लोग रूम के पीछे वाले भाग में बैठे हुए थे। It was because they were sorry too. इसका कारण ये था कि वे भी दुखी थे। That they had not gone to school more. कि वे और अधिक स्कूल नहीं गए थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. यह उनका हमारे अध्यापक को उनकी 40 साल की सर्विस के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका था। And of showing their respect for the country. और अपने देश के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक तरीका था। That was their no more. जो देश अब उनका नहीं था। While I was thinking of all this, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, I heard my name called. मैंने सुना मेरा नाम पुकारा। It was my turn to recite. अब बोलने की बारी मेरी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. मैं पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को शुरू से अंत तक ऊंची एवं स्पष्ट आवाज में बिना कोई गलती किए सुनाने के योग्य होने के लिए क्या कुछ करने को तैयार न था। But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. लेकिन मैं तो प्रथम शब्द पर ही उलझ गया और वहीं खड़ा रह गया, अपनी डेस्क को पकड़े हुए। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और ऊपर देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। I heard M. Hamel say to me. मैंने सुना मिस्टर हैमल मुझसे कह रहे थे, I won't scold you little French. छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। You must feel bad enough. तुम्हें तो अवश्य बुरा लग रहा होगा। See how it is. देखो बात ऐसी है।
एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम लोगों ने रोज स्वयं से कहा है, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आह मेरे पास काफी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम कहाँ आ पहुंचे हैं। आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेक, और अल्से के साथ यानी कि यहाँ के लोगों के साथ यही सबसे बड़ी परेशानी है। नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेक, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ के लोग अपनी पढ़ाई को आने वाले कल पर टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वे बाहर के लोग तुम से यह कहने का अधिकार रखेंगे। हाउ इज इट, ऐसा क्यों है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, लेकिन फिर भी तुम अपनी भाषा को न तो बोल सकते हो और न ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो। लिटिल फ्रेंच, छोटे से फ्रेंच, पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे से फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सबके पास स्वयं को धिक्कारने के लिए बहुत सारे कारण हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे कि तुम सीख पढ़ लो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने तुम्हें खेतों अथवा मिलों पर काम करने के लिए रख देने को अधिक पसंद किया। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ अधिक पैसा कमा सके या कुछ अधिक पैसा प्राप्त कर सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम लोगों को कभी फूलों को पानी देने नहीं भेजा बजाय तुमको अपना पाठ याद करने के। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैंने उस दिन तुम लोगों को छुट्टी नहीं दी थी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज से दूसरी चीज पर, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करने लगा। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यह कहते हुए कि यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा थी। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. यह कहते हुए कि यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा थी, सर्वाधिक स्पष्ट, सर्वाधिक तर्कसंगत, कि हमें इसकी हमारे बीच सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए तथा इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब कोई देश गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वे अपनी भाषा से पक्की तरह से जुड़े रहते हैं तब तक उनके पास अपनी जेल से निकलने की चाबी रहती है। Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर उसने व्याकरण की एक किताब खोली और हमारा पाठ पढ़कर हमें सुनाया। I was amazed to see how well I understood it. मैं यह देखकर इतना अचंभित था कि मैं इसे कितनी अच्छी तरह समझ गया था। All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully. जो कुछ उसने कहा वह कितना सरल लगा, कितना सरल। मैं यह भी सोचता हूँ कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना। And that he had never explained everything with so much patience. और कि उसने भी हर चीज को इतने धैर्य से कभी नहीं समझाया।
It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लगता था जैसे कि वह बेचारा हमें वो सब जो वह जानता था जानने से पूर्व दे देना चाहता है और इस सब को हमारे दिमागों में एक ही बार में डाल देना चाहता है. आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग. ग्रामर के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ. दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस. उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कापियां लाए थे. रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड. जिन पर सुंदर में गोल हस्तलेख में लिखा था. फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक. They looked like little flags floating everywhere in the school room, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work. वे छोटे छोटे झंडों की भांति दिखाई दे रहे थे जो स्कूल के कमरे में सर्वत्र लहरा रहे थे और हमारी डेस्कों के ऊपर लगी छड़ों से लटके हुए थे. आपको देखना चाहिए था कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति काम में लगा था. एंड हाउ क्वाइट इट वाज. और कैसी शांति छाई हुई थी. द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? एक मात्र आवाज थी कागज पर पेनों के रगड़े जाने की. एक बार कुछ भौरे उड़कर अंदर आ गए, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया. सबसे छोटे बच्चे ने भी नहीं, जो मछली पकड़ने के कांटों के चित्र खींचने में लगे थे, जैसे इन चित्रों को खींचना भी फ्रेंच भाषा हो. छत पर कबूतर धीमे स्वर में गुटर गूं कर रहे थे और मैंने मन ही मन सोचा, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने को बाध्य करेंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. जब मैंने लिखते हुए ऊपर की ओर देखा, मैंने एम हेमल को बिना हिले डोले उसकी कुर्सी पर बैठे देखा. कभी एक वस्तु की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. फिर दूसरी वस्तु की ओर, जैसे कि वह अपने दिमाग में यह अंकित कर लेना चाहता था कि उस छोटे से स्कूल के कमरे में प्रत्येक वस्तु कैसी दिखाई देती थी. जरा सोचो, 40 वर्षों से वह उसी स्थान पर था. खिड़की से बाहर उसका बगीचा था और उसके समक्ष उसकी कक्षा थी. जस्ट लाइक दैट. सदैव ऐसा ही. ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ. केवल डेस्कें तथा बेंचें घिस घिस कर चिकनी हो गई थी. The walnut trees in the garden were taller. बगीचे में अखरोट के वृक्ष पहले की अपेक्षा अधिक ऊंचे थे. And the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. और जो होप वाइन जिसे उसने स्वयं ने लगाया था, खिड़कियों से लिपट कर छत तक पहुंच गई थी. How it must have broken his heart to leave it all. इन सब को छोड़कर जाने की बात ने तो उसका दिल ही तोड़ दिया होगा.
poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. बेचारा साथ में ऊपर की कमरे में उसकी बहन की इधर उधर चलने और सामान को बांधने की आवाज सुनना, क्योंकि उन्हें तो अगले दिन ही देश छोड़कर जाना था. But he had the courage to hear every lesson to the very last. किंतु उसमें इतना साहस था कि वह प्रत्येक पाठ को अंत तक सुन सकता था. After the writing, we had a lesson in history. लेखन के बाद हमारा इतिहास का पाठ हुआ. And then the babies chanted their ba be bi bo bu. और फिर बच्चों ने स्वर के साथ अपना बा बे बी बो बू बोला. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. कमरे के पिछले हिस्से में बूढ़े हौसर ने अपना चश्मा लगा लिया तथा अपनी प्रथम पुस्तिका को दोनों हाथों में पकड़े हुए बच्चों के साथ अक्षरों के हिंजे कर रहा था. You could see that he too was crying. आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था. His voice trembled with emotion. उसकी आवाज भावुकता के कारण कांप रही थी. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और उसकी आवाज सुनना हम सबको इतना मजेदार लगा कि हम सब how well I remember it, that last lesson. अरे मुझे कितनी अच्छी प्रकार याद है यह आखिरी पाठ. All at once the church clock struck 12. अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए. Then the Angelus. फिर एंजेलस ने, जो कि चर्च में दोपहर को बजने वाली घंटी होती है. At the same moment, the trumpets of the Persians returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall. इसी क्षण पर्शियन के नरसिंगे हमारी खिड़कियों के नीचे बज उठे. ये पर्शियन सिपाही अपनी ड्रिल करने के बाद वापस लौट रहे थे. एम हेमल अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, बहुत पीला पड़ा हुआ था. मैंने उसे इतना ऊंचा पहले कभी नहीं देखा था. माई फ्रेंड सेड ही, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. मेरे मित्रों, वह बोला, मैं किंतु किसी चीज ने उसका गला अवरुद्ध कर दिया, वह आगे नहीं बोल सका. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. फिर वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा, चौक का एक टुकड़ा लिया तथा अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करते हुए जितना बड़ा लिख सकता था उसने लिखा, विवा ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. फिर वह रुका तथा उसने अपना सिर दीवार से सटा दिया और बिना एक भी शब्द बोले उसने हमें अपने हाथ से इशारा किया. स्कूल विसर्जित किया जाता है, तुम लोग जा सकते हो.